काव्या एक होनहार मेडिकल की छात्रा थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जीवन को लेकर हजारों सपने थे, लेकिन पिता के असमय देहांत के बाद से ही उसका जीवन उसके ताऊ और ताई जी की मर्जी का गुलाम हो कर रह गया था। वह अपनी माँ के साथ उनके ही घर में रहती थी, जहाँ हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता था। सुबह का समय था। काव्या ने अपने कॉलेज का बस्ता कंधे पर लटकाया और लाउंज से गुजरने लगी, जहाँ उसकी ताई जी कठोर मुद्रा में बैठी थी। उन्हें देखते ही काव्या का गला सूख गया। ताई जी ने तीखी नज़रों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और रूखे स्वर में बोली, कॉलेज जा रही हो, ध्यान रहे, समय पर घर लौट आना। यहाँ कोई तुम्हारे पिता का नौकर नहीं बैठा है जो तुम दिन भर तुम्हारा इंतजार करता रहे। काव्या ने अपना सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज़ में कहा, जी ताई जी, मैं कॉलेज में सीधा घर ही आऊँगी। कॉलेज पहुँचते ही उसकी सहेली अनन्या दौड़ती हुई आई। उसने काव्या का हाथ थाम लिया और उत्साह से भर कर बोली, काव्या, तुम्हें पता है, हमारे कॉलेज की सभी छात्राएं पहाड़ों की सैर पर जा रही हैं और तुम्हें भी हमारे साथ चलना ही होगा। अपनी सहेली की ये बात सुनकर काव्या के चेहरे पर एक पल के लिए वह चमक आ गई जिसे उसने बहुत पहले कहीं खो दिया था। जब से उसने होश संभाला था, उसका संसार बस कॉलेज की चारदीवारी और घर के कमरे तक ही सीमित था। घर से बाहर कहीं घूमने का उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। मगर अगले ही पल उसके सामने ताई जी का वह कठोर और डरावना चेहरा घूम गया। उसके उत्साह का गुब्बारा एक ही झटके में फूट गया। अनन्या लगातार उसे बता रही थी कि पूरी कक्षा ट्रिप पर जा रही है और कितना आनंद आने वाला है। काव्या की आंखें दबदबा गई और वह भारी उनसे बोली, अनन्या, तुम लोग जाओ और खूब मज़ा करना। ताऊ जी मुझे कभी भी इतनी दूर जाने की अनुमति नहीं देंगे। तुम तो जानती हो कि मेरे घर में मर्जी चलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं बस यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। काव्या का मन रो रहा था, लेकिन वह विवश थी। उसे नहीं पता था कि यह छोटी सी उदासी आने वाले बड़े तूफान की आहट मात्र थी। उस दिन उसने कॉलेज में घर में झूठ बोलकर चुपके से अपनी सहेलियों के साथ उस ट्रिप पर जाने का फैसला तो ले लिया, पर उसे क्या पता था कि यही एक निर्णय उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। घर लौटने पर जब सच्चाई का खुलासा हुआ तो उसके ताऊ जी का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बिना सोचे समझे काव्या का विवाह प्रीतम से तय कर दिया। प्रीतम जो एक हादसे में अपने पैरों से लाचार हो चुका था। काव्या ने जब ये सुना तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वे एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह के बंधन में बंधने जा रही थी जो व्हीलचेयर तक ही सीमित था। उसे लगा जैसे उसके सारे अरमान हमेशा के लिए मिट गए हों। शादी की रात काव्या सुर्ख लाल जोड़े में सजी कमरे में दाखिल हुई। कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। सामने प्रीतम अपनी व्हीलचेयर पर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। प्रीतम ने व्हीलचेयर को धकेलते हुए उसके करीब पहुंचकर उसका हाथ पकड़ा और एक झटके से अपनी ओर खींचा। काव्या उसके सीने से जा लगी। वह घबरा कर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? छोड़िए मुझे। प्रीतम की गर्म सांसें और उसके चेहरे को छू रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, क्यों छोड़ूं? अब तुम मेरी पत्नी हो और मैंने ये सब सजावट इसलिए करवाई है ताकि हमारी ये पहली रात यादगार बन सके। काव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हिचकिचाते हुए कांपती आवाज़ में बोली, आप ये सब कैसे कर पाएंगे? आप तो आपकी टांगे। इतना सुनना था कि प्रीतम के माथे पर बल पड़ गए। उसने कठोर होते हुए कहा, काव्या, चाहे खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटना तो खरबूजे को ही पड़ता है। क्या हुआ अगर मेरी टांगें काम नहीं करती? तुम्हारी तो बिल्कुल ठीक है। मेरी टांगें बेजान है, इसीलिए आज तुम्हें ही मेरे ऊपर बैठकर सब कुछ करना होगा। उसकी ये बात सुनकर काव्या शर्म से हया से लाल हो गई। उसने डरते हुए कहा, ऐसे तो मुझे बहुत दर्द होगा। अगर आप खुद कोशिश करें तो बेहतर होगा। मैं तो डर जाऊंगी। काव्या की इस बात ने प्रीतम के भीतर गुस्से की आग भड़का दी। वह धार कर बोला, अगर तुमने मेरी बात मानने से मना किया तो तुम मेरा वह रूप देखोगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रीतम का स्वभाव बहुत उग्र था, जिससे घर के सभी लोग डरते थे। काव्या ने पलटकर चिल्लाते हुए कहा, अपने पैरों पर तो खड़े हो नहीं सकते और बातें देखो। पता नहीं किस बात की अकड़ है तुम में। मुझे तो लगता है कि जैसे तुम्हारी टांगें बेजान है, वैसे ही तुम्हारा बाकी का अस्तित्व भी शायद अधूरा ही है। यह सुनते ही प्रीतम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी मर्दानगी पर चोट हुई थी। इससे पहले कि काव्या कुछ समझ पाती या कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती, प्रीतम एक झटके से अपनी व्हीलचेयर से खड़ा हो गया। काव्या देखकर दंग रह गई। उसने उसे बाहों में दबोचा और बिस्तर पर गिरा दिया। प्रीतम उसके ऊपर झुक गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अब बताओ काव्या, तुम्हें अंदाजा हुआ कि मैं कितना पूर्ण हूँ?
काव्या ने उसे पीछे ढकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रीतम एक चट्टान की तरह उसके ऊपर छा गया। उसने काव्या के हाथों को अपने हाथ से जकड़ लिया। काव्या का चेहरा गुस्से और बेबसी से लाल हो रहा था। प्रीतम उसके लबों के करीब पहुंचा और उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत के निशान छोड़ने लगा। काव्या की हर कोशिश उसकी आक्रामकता के आगे दम तोड़ने लगी थी। रात की गहराइयों में कमरे की बत्तियां बुझ गईं और प्रीतम ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया। काव्या से सकते हुए बोली, आप तो कह रहे थे कि आप चल नहीं सकते, फिर ये सब कैसे? प्रीतम उसके कान में धीरे से बोला, माजूर तो मैं था काव्या, लेकिन तुम्हारी मासूमियत और खूबसूरती को देखकर मेरी रूह भी जाग उठी। अनन्या के काव्या के कंधे थामते हुए उसे आश्वस्त किया, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई बहाना बनाएंगे और तुम इस घर की घुटन से एक दिन के लिए जरूर बाहर निकाल ले जाएंगे। काव्या की आंखों में डर और उम्मीद की मिलीजुली भावना थी। अनन्या ताऊजी बहुत कठोर और सक्की मिजाज की इंसान है। अगर उन्हें जरा भी भनक लग गई तो वे कभी अनुमति नहीं देंगे। अनन्या ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, हम ताऊजी से कहेंगे कि हमारी परीक्षा की तैयारी के लिए ग्रुप स्टडी जरूरी है और इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर पर रात भर रुकने के लिए कह रही हूँ। ये कहकर अनन्या ने काव्या की माँ को फ़ोन किया और पढ़ाई का हवाला देकर काव्या के वहाँ रुकने की अनुमति मांगी। काव्या की माँ, जो अपनी बेटी को डॉक्टर बनता देखने का सपना संजोए थी, उन्हें ताऊजी से ये बात पूरी तरह छिपाकर उसे जाने की अनुमति दे दी। वह जानती थी कि यदि वह ताऊजी से पूछती तो वे न केवल मना कर देते बल्कि कई तरह की कड़वी बातें भी सुनाते। काव्या अपनी माँ से लिपटकर रोई और भावुक होकर बोली, माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर दिखाऊंगी। घर से निकलते समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसने पहली बार अपनी माँ से इतना बड़ा झूठ बोला था। कॉलेज की बस तैयार खड़ी थी और तमाम सहेलियों के साथ काव्या भी पहाड़ों की सैर कर निकल पड़ी। जैसे ही वे ऊंचे पहाड़ों और ठंडी वादियों के बीच पहुंचे, काव्या ने पहली बार खुद को इतना हल्का और आज़ाद महसूस किया। वह सहेलियों के साथ बर्फ के गोले बनाकर खेल रही थी। उसके चेहरे पर वह मासूम मुस्कान थी जिसे उसने वर्षों से छुपा रखा था। उसे तानिक भी आभास नहीं था कि यह छोटा सा झूठ उसकी जिंदगी में एक बड़े तूफान का कारण बनने वाला है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वापसी के रास्ते पर एक भयानक हादसा हुआ। भूस्खलन की वजह से पहाड़ से एक विशाल चट्टान बस पर आ गिरी, जिससे बस असंतुलित होकर खाई की ओर लटक गई। हर तरफ चीख पुकार मची थी। इधर उधर ताऊजी और ताईजी लाउंज में सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी समाचार चैनल पर उस हादसे की खबर सामने आई। टीवी स्क्रीन पर हादसे की लाइव कवरेज दिखाई जा रही थी, जिसमें स्ट्रेचर पर लेटी हुई काव्या का चेहरा साफ दिख रहा था। ताऊजी और ताईजी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ताईजी चिल्लाते हुए बोली, देखो जी देखो, अपनी लाडली भतीजी के कारनामे। इस लड़की ने तो हमारी नाक ही कटवा दी, हमारी मर्यादा ही मिट्टी में मिला दी है। ये पढ़ती लिखती नहीं बल्कि पहाड़ों में जाकर आवारागर्दी कर रही थी। ताऊजी की आंखें क्रोध से सुलग रही थी। उन्होंने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, इसे वापस आने दो, मैं देख लूँगा। मैंने तो इसे भाई की अमानत समझ कर रखा था, पर इसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। काव्या का माँ टीवी पर अपनी बेटी की यह हालत देखकर बदहवास होकर रो रही थी, लेकिन ताऊ ताई के कड़वे शब्दों ने उनके दिल को छलनी कर दिया था। कुछ घंटों बाद जब काव्या को लहूलुहान हालत में घर लाया गया तो ताई जी ने उसकी दयनीय स्थिति पर तरस खाने के बजाय उसके बाल पकड़कर सोफे पर झटक दिया। बोला, अब कहाँ गई तेरी पढ़ाई? आज के बाद कॉलेज का मुंह देखना भी बंद। काव्या की माँ रोते हुए ताऊजी के चरणों में गिर गई। भाई साहब, मेरी बच्ची पर रहम करें, ये मासूम है। लेकिन ताऊजी ने उन्हें धुतकार दिया। उन्होंने पूरे परिवार और समाज के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने का हवाला देते हुए फैसला सुना दिया कि अब वह काव्या की शादी अपने बेटे प्रीतम से करवाएंगे। जब काव्या ने व्हीलचेयर पर बैठे प्रीतम का नाम सुना तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह हाथ जोड़कर रोती रही, ताऊजी, मुझ पर यह जुल्म मत करें। मैं एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के साथ पूरी तरह जिंदगी कैसे बिताऊंगी? मगर ताई जी ने उसे जबरदस्ती कमरे में धकेल दिया। कमरे में सिर्फ लाल जोड़ा रखा था। काव्या का दिल अंदर तक कांप रहा था, अपनी माँ की बेबसी को देखकर, जो सामाजिक दबाव के आगे हार चुकी थी। काव्या ने अपना सर झुका लिया। विवाह के संस्कार पूरे किए गए और काव्या ने एक मरी हुई आवाज में अग्नि को साक्षी मानकर अपनी स्वीकृति दी। विवाह की रस्में खत्म होते ही ताई जी ने काव्या को बाजू से पकड़कर प्रीतम के कमरे के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया।
उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, सीधे अंदर जाओ, मुझे इस घर का वारिस चाहिए। अगर जल्द ही खुशखबरी न मिली तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर से बेदखल कर दूंगा। काव्या कांपते हुए कमरे के अंदर गई। प्रीतम व्हीलचेयर पर बैठा उसे घूर रहा था। जैसे ही काव्या ने दूरी बनाने की कोशिश की, प्रीतम ने अपने गुस्से का रौद्र रूप दिखाते हुए उसे बाहों में जकड़ लिया। वह शारीरिक रूप से अक्षम जरूर था, लेकिन उसके भीतर का जुनून किसी ज्वालामुखी की तरह था। काव्या के लिए वह रात एक अंतहीन प्रलय जैसी थी, जहाँ उसकी इच्छाओं का गला घोटकर प्रीतम ने उस पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया। ताई ने काव्या को एक आखिरी जोरदार धक्का दिया और कमरे का भारी दरवाजा उसके पीछे धड़ाम से बंद हो गया। शादी को कुछ ही दिन बीत चुके थे, लेकिन प्रीतम का मिजाज किसी अनपेक्षित तूफान की तरह था। यह कब शांत हो जाए और कब किस बात पर क्रोधित हो उठे, कोई नहीं जानता था। अक्सर छोटी छोटी बातों पर उसका पारा चढ़ जाता था और अपने उस गुस्से की तपिश को शांत करने के लिए वह काव्या पर अपना अधिकार जताने लगता। आज कई दिनों बाद काव्या ने ताई से छिपकर अपनी पढ़ाई की कुछ पुरानी किताबें निकाली थी, ताकि वह अपने डॉक्टर बनने के अधूरे सपने को फिर से जी सके। तभी प्रीतम ने कमरे का दरवाजा खोला और व्हीलचेयर को धकेलते हुए अंदर दाखिल हुआ। काव्या ने डर के मारे किताबें जल्दी से पीछे छिपाने की कोशिश की, पर प्रीतम की तीखी नजरें कुछ और ही कह रही थी। उसने एक झटके से काव्या की कमर पर हाथ डालकर उसे बिस्तर पर गिरा दिया और उसके ऊपर झुकते हुए कड़े स्वर में बोला, क्या छिपा रही हो? मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो? फिर से कहीं जाने की योजना बना रही हो? प्रीतम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, काव्या, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे इस वजूद पर केवल मेरा हक है। यदि मेरी इच्छा है कि तुम इस कमरे की चारदीवारी के भीतर रहो तो तुम्हें यही रखना होगा। काव्या ने उसके चौड़े सीने पर हाथ रखकर खुद को छुड़ाने की तड़प के साथ कहा, प्रीतम, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। आपका ये जुनून मुझे भयभीत करता है। प्रीतम ने उसके दोनों हाथों को अपने एक मजबूत हाथ में जकड़ लिया। उसके लबों के बिल्कुल करीब आकर अपने मदहोश कर देने वाले स्वर में फुसफुसाया, मेरा यह जुनून ही अब तुम्हारी नियति है और चाहकर भी तुम इससे भाग नहीं सकती। काव्या ने उसे पीछे धकेलने का प्रयास किया, लेकिन प्रीतम ने अपने शरीर का पूरा भार उस पर डाल दिया। काव्या की सांसें जैसे अटकने लगी। प्रीतम के स्पर्श में एक ऐसी तीव्रता थी कि काव्या की सारी प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। वह प्रीतम के आगोश की तपस में बर्फ की तरह पिघलने लगी थी। प्रीतम ने उसके कान के पास झुककर गहरी आवाज में पूछा, मुझे देखो काव्या, और बताओ कि क्या अब भी तुम्हें मेरी मर्दानगी पर कोई संदेह है? काव्या ने शर्म के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसका पूरा शरीर प्रीतम के इस प्रेम और अधिकार के स्पर्श से सुलग उठा। उसके भीतर एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई थी। प्रीतम के गर्म हाथों का स्पर्श उसके अंगों को जैसे झंझोर रहा था और काव्या के मुख से निकलती सिसकियां कमरे की आगोश में एक नया संगीत घोल रही थी। काव्या ने बेसुध होकर आंखें खोली और प्रीतम की मखमूर आंखों में झांकते हुए कांपती आवाज में कहा, प्रीतम, अब रुक जाइए, मुझ में और सहने की हिम्मत नहीं है। प्रीतम ने उसकी ठूठी को धीरे से ऊपर उठाया और उसके होंठों को चूमते हुए बोला, ये तो केवल शुरुआत है मेरी जान, अभी तो तुम्हें मेरे इस जुनून की अंतिम सीमा तक जाना होगा। प्रीतम के इस स्पर्श ने काव्या के भीतर के सारे भय को एक गहरी तड़प और संपण में बदल दिया। अब वह संघर्ष करने के बजाय प्रीतम की बाहों में खुद को पूरी तरह सौंप चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे के वजूद में इस तरह खो गए थे कि समय का भान ही न रहा। अगली सुबह जब खिड़की से छनकर सूरज की पहली किरण कमरे के भीतर आई तो काव्या की आँख खोली। उसने खुद को प्रीतम की मजबूत बाहों के घेरे में पाया। पहली बार उसे ये बंधन बुरा नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी पूर्णता का एहसास हुआ। वे दोनों एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए थे जैसे दो अलग अलग शरीर नहीं, बल्कि एक ही जान हो। काव्या ने धड़कते हुए दिल के साथ अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और गहरी नींद में सोए प्रीतम को निहारा। प्रीतम सोते हुए बहुत शांत और आकर्षण लग रहा था। उसके माथे पर बिखरी हुई कुछ लटें उसकी मर्दानगी को और निखार रही थी। काव्या ने जब उन होठों को देखा जिन्होंने रात भर उसके वजूद पर अपने होने के निशान छोड़े थे, तो उसके गालों पर सम की लाली दौड़ गई। प्रीतम का चौड़ा सीना काव्या के लिए एक सुरक्षित गृह जैसे था। उसे जीवन में पहली बार यह एहसास हुआ था कि किसी के आगोश में होना इतना सुकून भरा हो सकता है। काव्या ने बड़ी कोमलता से अपनी उंगलियों से प्रीतम के चेहरे को छुआ और आहिस्ता से बिस्तर के नीचे उतरी। वह स्नान घर में गई। आईने के सामने खड़े होकर जैसे ही उसकी नज़र अपने आप पर पड़ी तो उसकी सांसें तेज हो गईं। आईने में अपनी देह पर प्रीतम की मोहब्बत के उन निशानों को देखकर वह लहजा गई। उसने स्नान किया और गुलाबी रंग का एक सादा लेकिन सुंदर लिबास पहना
गीले बालों को तौलिए से सुखाकर खोला छोड़ दिया और होंठों पर हल्की सी लाली लगाई। वह तैयार होकर जैसे ही बिस्तर की ओर बढ़ी, उसकी नज़र साइड टेबल पर रखी प्रीतम की दवाओं और कैप्सूल पर पड़ी। काव्या एक मेधावी मेडिकल छात्रा थी, इसीलिए उन दवाओं को देखते ही उसका चिकित्सक दिमाग सक्रिय हो गया। जैसे ही उसने दवाओं के फॉर्मूले और रासायनिक संरचना को गौर से देखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और होश हवास खो गए, क्योंकि वह कोई सामान्य दर्द निवारक या ताकत की दवा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा घातक रसायन था जो किसी भी स्वस्थ मनुष्य के तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का हमेशा के लिए सुन्न और पंगु बना सकता था। उसने हतप्रभ होकर दवा की शीशी को देखा और फुसफुसाई, हे ईश्वर, ये तो बहुत ही उच्च खुराक है। ये दवाएं तो किसी स्वस्थ इंसान को भी मानसिक रूप से बीमार और अक्षम बना दें। काव्या के मन में संदेह का बीज पड़ चुका था। उसने दवाओं को वापस मेज पर रखा और दबे पांव कमरे से बाहर निकल आई। वह रसोई घर की ओर गई, जहां उसकी माँ नाश्ता तैयार कर रही थी। काव्या को देखकर उसकी माँ ने हाथ साफ किए और उसके माथे को चूमते हुए उसके चेहरे पर छाई शांति को देखकर राहत की सांस ली। काव्या ने शर्म से नजरें झुका ली और माँ के गले लगकर बोली, माँ, वह बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करें। अभी वह बात ही कर रही थी कि ताई जी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह रसोई के दरवाजे पर खड़ी हो गई, काव्या के खुले बालों और गुलाबी वस्त्रों को तिरस्कार भरी नजरों से घूरते हुए बोली, वाह, शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम पति के बिना यहाँ रसोई में घूम रही हो। वह कमरे में अकेला सो रहा है और तुम्हें यहाँ अपनी माँ के साथ बैठकर बातें सूझ रही हैं। याद रखो, वह अपने पैरों पर चल नहीं सकता, तो उसका सहारा बनने की कोशिश करो। काव्या ने अपने होंठ भींचे और सिर झुकाकर कहा, जी ताई जी, मैं बस अभी प्रीतम के लिए नाश्ता लेकर कमरे में जा रही हूँ। ताई जी ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए चेतावनी दी, नाश्ता तो ठीक है, पर जो मैंने कहा था वह याद रखना। मुझे 2 महीने के भीतर इस घर का उत्तराधिकारी चाहिए। अगर शुभ समाचार न मिला तो तुम दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगी। ये कहकर वह पैर पटकती हुई चली गई। काव्या ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह इस अनन्या का अंत करेगी। वह चुपचाप ऊपरी मंजिल पर बने स्टोर रूम की ओर गई। वहां प्रीतम की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट और दस्तावेज रखे थे। काव्या ने कांपते हाथों से वह रखा एक पुराना बक्सा खोला। फाइलों को खंगालते समय उसे एक पुराना पीले रंग का लिफाफा मिला, जिसमें प्रीतम के जन्म की चिकित्सा रिपोर्ट थी। उसे पढ़ते ही काव्या के होश उड़ गए। प्रीतम ताई जी का सगा बेटा नहीं था, रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय में उसकी माँ कोई और थी। प्रीतम ताऊ जी की पहली पत्नी का इकलौता पुत्र था, जिसे इस कपटी ताई ने अपने सौंदर्य और मायाजाल में फंसाकर ताऊ जी से छीन लिया था और पहली पत्नी को घर से निकलवा दिया था। काव्या ने जब ताई जी की अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट देखी तो उसे साफ लिखा था कि वह जन्म से ही संतान पैदा करने में अक्षम थी। अपना इस छिपाने के लिए उन्होंने प्रीतम को अपना बेटा बनाकर जायदाद पर कब्जा जमा लिया था। अब काव्या को समझ आ गया था कि ताई जानबूझकर प्रीतम को अक्षम बनाए रखने के लिए उसे जहर समान दवाएं दे रही थी, ताकि वह कभी अपने पैरों पर खड़ा ही ना हो सके और अपनी सगी माँ का हक न मांग सके। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि ताई जी उसे उत्तराधिकारी के लिए क्यों मजबूर कर रही थी। वह चाहती थी कि काव्या और प्रीतम के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी हो जाए कि प्रीतम कभी काव्या पर भरोसा न करे। काव्या ने अपने आंसू पोंछते और दृढ़ता के साथ खुद से कहा, नहीं, अब मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं प्रीतम को इस मौत के जाल से हर कीमत पर निकालूंगी। वह तेजी से नीचे आई और प्रीतम के कमरे में गई। प्रीतम की आंखें खुली तो उसने काव्या को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए पाया। उसने काव्या को अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, काव्या, तुम जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो, मेरा जुनून उतना ही बढ़ता है। काव्या ने इस बार उसे पीछे नहीं धकेला, बल्कि बहुत कोमलता से अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। उसने प्रीतम की आंखों में देखते हुए कहा, प्रीतम, अब मैं तुमसे दूर नहीं भाग रही। अब आप ही मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद हैं। काव्या की बदली हुई प्रवृत्ति देखकर प्रीतम भावुक हो गया। उसने काव्या का हाथ चूमा और उसे अपने करीब खींच लिया। कुछ देर बाद काव्या ने बहुत प्यार से प्रीतम को व्हीलचेयर पर बिठाया और तैयार होने में मदद की। आईने के सामने प्रीतम को बिठाकर वह उसके बाल संवारने लगी। आईने में दोनों की नजरें मिली और दोनों ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट साझा की। काव्या मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने प्रीतम को इस व्हीलचेयर से हमेशा के लिए आज़ाद करने का जो संकल्प लिया था वह अब शुरू हो चुका था। काव्या ने मन ही मन यह तय कर लिया कि अब उसे बहुत सावधानी बरतनी होगी। यदि उसने अब जरा भी गड़बड़ाहट दिखाई या प्रीतम को उकसाया तो सब कुछ बिगड़ सकता है।
उसने निश्चय किया वह प्रीतम के साथ अपना रिश्ता सुधारने का ढोंग करेगी ताकि वह उस पर भरोसा करने लगे, उससे जुड़ जाए और फिर वह बिना किसी डर के उसके करीब आ सके। दूसरी ओर प्रीतम ये देखकर चकित था कि लड़की एक ही रात में पूरी तरह कैसे बदल गई। उसे लगा था कि कल रात जो उसने जबरदस्ती अपना अधिकार जताया था उसके बाद काव्या गुस्से में होगी, रोएगी या दूर भागेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वह तो बड़े प्यार से उसकी सेवा कर रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। काव्या ने तुरंत कंघी मेज पर रखी। सामने उसकी माँ नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी थी। ये दृश्य देखकर उनकी माँ की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए काव्या और प्रीतम के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया कि उनकी जोड़ी को किसी की नजर न लगे। माँ के जाते ही काव्या ने दरवाजा बंद किया और प्रीतम के सामने घुटनों के बल बैठकर उसके हाथ थाम लिया। प्रीतम ने हैरत से पूछा, काव्या क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? काव्या ने सोचा कि अगर अभी सारी सच्चाई बता दी तो शायद वे यकीन ना करें, क्योंकि वह अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। उसने सिर हिलाकर मना कर दिया और बस इतना कहा कि कल रात उसकी शक्ति से उसे दर्द हुआ। उसने अपनी बातों में प्रीतम को एहसास दिलाया कि वह झूठ बोलकर घूमने नहीं गई थी, बस अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी। उसके इन भोले शब्दों ने प्रीतम को शर्मिंदा कर दिया। प्रीतम ने काव्या का हाथ अपने होठों से लगाया और बोला, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अगर मैं शारीरिक रूप से अक्षम न होता तो तुम्हारे साथ ही नाइंसाफी कभी ना होने देता। काव्या ने उसका चेहरा थाम कर कहा, मैं अपने नसीब से खुश हूँ। आप देखिएगा, हम बहुत खुश रहेंगे और मैं आपको पूरी तरह ठीक कर दूंगी। प्रीतम ये सुनकर प्रफुल्लित हो उठा। उस दिन वह वर्षों बाद डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठा और हंसता बोलता नजर आया। ताई जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन काव्या धीरे धीरे प्रीतम को बदल रही थी। उसने वह जहरीली दवा देनी बंद कर दी थी और चुपके से मल्टीविटामिन देना शुरू कर दिया था। प्रीतम को भी अपनी सेहत में सुधार महसूस होने लगा था। एक दिन में जब काव्या दवाइयों में बदलाव कर रही थी, प्रीतम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। दरवाजा लॉक करके काव्या ने भयानक सच बयां कर दिया कि ताई जी उसकी सगी माँ नहीं है और वह उसे जानबूझकर जहर देकर अक्षम बना रही है ताकि वह कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। ये सुनकर प्रीतम का पूरा वजूद कांप उठा। काव्या ने उसे सांत्वना दी कि वह हर हाल में उसका साथ देगी। तभी ताई जी अंदर आई और वही जहरीली दवा जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करने लगी। काव्या ने बहाना बनाया कि अब वह दवा ले चुका है और प्रीतम ने भी काव्या की बात का समर्थन किया। ताई जी को शक हुआ, लेकिन वह बिना कुछ किए वापस चली गई। अगले कुछ हफ्तों तक काव्या ने दिन रात प्रीतम को खुफिया इलाज किया। रात को जब सब सो जाते तो वह उसके पैरों की मालिश करती। एक रात मालिश करते समय प्रीतम को पैरों में हलचल महसूस हुई। वो उठकर काव्या को बाहों में भर लिया। कुछ हफ्तों की अर्थक मेहनत रंग लाई। एक सुबह जब काव्या की नींद खुली तो उसने प्रीतम को व्हीलचेयर पर नहीं बल्कि अपने सामने एक पुरुष की तरह खड़ा पाया। काव्या की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और वह उसके सीने से जा लगी। प्रीतम ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और कहा, काव्या तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, लेकिन अभी माँ को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ठीक हो गया हूँ। मैं उनके सामने इसी व्हीलचेयर पर रहने का नाटक करूँगा ताकि हम उनके बिछाए हुए जाल में उन्हें ही फंसा सकें। प्रीतम का ये नया सख्त और दृढ़ रूप देखकर काव्या का दिल गर्व से भर गया था। काव्या के निस्वार्थ प्रेम और कठोर मेहनत को 2 महीने पूरे होने को थे और ताई जी का धैर्य अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उन्होंने लाउंज में काव्या को पकड़कर एक जोरदार झटका दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, 2 महीने खत्म होने वाले हैं, कहाँ है वे खुशखबरी? अगर तुमने फिर कोई बहाना बनाया तो मैं तुम दोनों माँ बेटी को इसी वक्त सड़क पर फेंक दूंगी। ताई जी की धमकी पर काव्या सहम गई और उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि तभी लाउंज के दरवाजे पर एक भारी और रौबदार आवाज़ गूंजी, मेरी पत्नी को हाथ लगाने की जुर्रत दोबारा मत करिएगा। ताई जी ने चौंक कर पीछे देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। प्रीतम वहाँ खड़ा था। वहाँ व्हीलचेयर पर नहीं बल्कि अपने दोनों पैरों पर मजबूती से खड़ा था। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। ताई जी हकलाते हुए बोली, प्रीतम तुम अपने पैरों पर कैसे खड़े हो गए? प्रीतम ने आगे बढ़कर ताई जी के हाथ में वह सभी गलत औषधियों की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट दे दी और गजरते हुए बोला, आपका खेल अब खत्म हो चुका है। जायदाद हड़पने के लिए मुझे जहर देकर अक्षम रखने का आपका ये घिनौना चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। प्रीतम के पिता को भी लाउंज में दाखिल हो चुके थे।
जब उन्होंने प्रीतम को अपने पैरों पर खड़ा देखा और वह रिपोर्ट्स पढ़ी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने गुस्से से ताई जी को देखा जिनका सारा गुरूर एक पल में धूल में मिल गया था। उन्होंने ताई जी का हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कदम बढ़ाया। तुम्हारी जगह इस घर में नहीं बल्कि जेल में है। लेकिन तभी काव्या आगे बढ़कर रोते हुए प्रार्थना करने लगी, नहीं पिताजी, ईश्वर के लिए रुक जाइए। बदले की भावना से कभी सुकून नहीं मिलता। इन्हें क्षमा कर दीजिएगा। काव्या की इस पावन और निस्वार्थ ममता को देखकर ताई जी का पत्थर दिल पिघल गया। वह गलनी और पश्चाताप से फूट फूट कर रो पड़ी और काव्या के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। प्रीतम के पिता ने काव्या के कहने पर ताई जी को माफ़ कर दिया, लेकिन जायदाद का पूरा अधिकार प्रीतम के हाथों में सौंप दिया। प्रीतम ने काव्या का हाथ अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए बोला, काव्या, तुम्हारी पढ़ाई अब दोबारा शुरू होगी और तुम अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करोगी, क्योंकि इस घर के वजूद को बचाने वाली असली डॉक्टर तो तुम ही हो। काव्या ने शर्माते हुए अपना सिर प्रीतम के कंधे पर टिका दिया। प्रीतम ने अपनी बाहों के सुरक्षित घेरे में ले लिया, जहां उनकी खुशियों से भरपूर नए भविष्य का आगाज हो चुका था। प्रीतम ने अपने पिता से अपनी वास्तविक माँ के बारे में पूछा। पिता ने उसे सब कुछ बता दिया। अगले ही दिन प्रीतम और काव्या उस छोटे से घर में पहुंच गए जहां प्रीतम की माँ अपना जीवन काट रही थी। जैसे ही प्रीतम ने अपनी माँ को देखा, उसे तुरंत एहसास हो गया कि यही उनकी जन्म देने वाली माँ है। माँ को देखते ही प्रीतम का दिल भर आया और वह दौड़कर उनसे लिपट गया। वर्षों की जुदाई के बाद दोनों का मिलन देखकर काव्या और प्रीतम के पिता की आंखें भर आईं। प्रीतम ने अपनी माँ को सांत्वना दी और कहा, माँ, अब मैं आ गया हूँ, मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा। यद्यपि प्रीतम के लिए पिता ने माफ़ी मांगी, लेकिन उसकी माँ ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। प्रीतम ने उनका मान रखा और उन्हें साथ लेकर एक अलग घर में रहने लगा, जहाँ सिर्फ खुशियाँ थीं। काव्या और प्रीतम ने यह भी पता लगा लिया कि ताई जी स्वयं संतान पैदा करने में अक्षम थी। उन्होंने जो अन्य संतानें पाल रखी थी, वे वास्तव में उनकी बहन की थी, जिन्हें उन्होंने अपना बताकर छल से ताऊ जी को सौंपा था। परंतु प्रीतम और काव्या ने इस राज को अपने तक ही सीमित रखा, ताकि प्रीतम के पिता को इस उम्र में और अधिक दुख न हो। प्रीतम अब काव्या से अथाह प्रेम करने लगा था। यदि काव्या ना होती तो ये सत्य कभी सामने ना आता। काव्या ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और अब वह एक सफल डॉक्टर बनने की राह पर थी। ये सब प्रीतम के समर्थन और उनके आपसी प्रेम के बिना संभव ना था। आज वे एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे, जहाँ ना कोई साजिश थी और ना ही कोई डर। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।